नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर डेली वेजर कर्मचारियों पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान किस तरह से सामने आया। डेली वेजर कर्मचारियों का नियमितीकरण इसी साल तय किया गया है, तो कमेटी की रिपोर्ट के बाद पारदर्शी प्रक्रिया शुरू होगी और अनिश्चितता में अब यहां डेली वेजर्स कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आप देखिए उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि डेली वेजर कर्मचारियों और कैजुअल लेबर को नियमित करने की प्रक्रिया इसी साल शुरू की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकारी किसी भी डेली वेजर को अनिश्चितता की स्थिति में नहीं रखना चाहिए और न ही इन लोगों को गुमराह करने का उनका कोई इरादा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद नियमितीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से शुरू की जाएगी और उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रशासन लंबे समय से लंबित पड़ी हुई जो मांगे हैं उन्हें हल करने के लिए निर्णायक यहाँ पर फैसला लिया जाएगा, यानी कि न्याय और स्पष्टता सुनिश्चित करने का पक्का इरादा भी रखता है। तो इन लोगों को नियमित करने की टाइमलाइन और दूसरी डिटेल्स कमेटी की सिफारिशों को फाइनल करने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन बड़ी अपडेट, जहां पर एक बड़ी राहत भरी खबर आप बताते चले डेली वेजर्स के लिए कि बहुत ही जल्द इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और इसी साल इसे शुरू कर दिया जाएगा। कहा था कि चीफ ये डेली रेटेड वेजर्स जो हैं, ये टेम्पररी वर्कर्स, सीजनल, एडहॉक, ये अभी के लगे हुए नहीं हैं, लगातार पिछले 20, 30, 40 साल से लगते आए हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि कोई हुकूमत जो है इनका मसला हल नहीं कर सकी। हमने एक पॉइंट तक इसको लाया था, हुकूमत गई, तैयार करके सारा माहौल रखा गया था, पीडीपी बीजेपी के हवाले किया। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो खुद जानते हैं। आज बड़ी हमदर्दी जताते हैं इन मुलाजमों के साथ, बड़े बड़े यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि इन्होंने खुद क्या किया। लगभग ना होने के बराबर। इनके पास भी फिगर्स हैं, हमारे पास भी फिगर्स हैं। अगर कुछ खास किया होता तो मसला इतना बड़ा बनता नहीं। अब मसला हल हो और इस तरह से हल हो कि ना ये अदालत में फंसे ना फाइनेंस डिपार्टमेंट में फंसे, ये हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि यहाँ से कोई पॉलिसी हम अनाउंस करें, अदालत में जाके वो फंसे और इनका काम जो है वहाँ रुक जाए। इसलिए मैंने हाउस से कहा था कि चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में एक कमेटी हम कायम करेंगे। सही, हमने उनको 6 महीने दिया था, लेकिन 6 महीने में वो अपना काम मुकम्मल कर नहीं पाए। उन्होंने वक्त और मांगा, जो हमने कहा ठीक है आप कर लीजिए। लेकिन मैंने बजट के दौरान, पहले तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खुतबे के डिस्कशन के दौरान और उसके बाद बजट के दौरान मैंने कहा ना, इन लोगों के रेगुलराइजेशन का सिलसिला एक लीगल फाइनेंशियली वायबल तरीके से इंशाल्लाह हम इस फाइनेंशियल ईयर में शुरू करेंगे। फिर इनको आपत्ति होती है, एतराज होता है कि आप फेज्ड मैनर में क्यों कह रहे हो। रातों रात हम कर नहीं सकते ना। जो आप लोग 3.5 साल में अपनी हुकूमत में नहीं कर सके, आपको क्या लगता है कि हम 6 महीने में कर लेंगे? और मैं इन मुलाजमों को धोखे में रखने के लिए तैयार नहीं हूं कि बस जी हमने बस एक ही कलम के दस्तखत से जो है हम आपका रेगुलराइजेशन कर लेंगे। हमने ये कहा है ना कि जितनी भी इनकी तादाद है, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, जितना भी है, इसको हम एक टाइम टेबल के तहत वर्कआउट करके इसी साल हम शुरू करके इनका रेगुलराइजेशन का प्रोसेस जो है वो हम चला लेंगे। अब ये हमने क्या दिया है, अब आगे आगे जैसे कमेटी की रिपोर्ट आ जाती है, सारा ग्राउंड वर्क तैयार हो जाता है, ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है ये सारी चीजें हम लोगों के सामने जो है हम रख लेंगे। फिर आती है वैकेंसीज की बात। मैं यहाँ पॉलिटिकल तकरीर करने खड़ा नहीं हुआ हूं। स्पीकर साहब, ये सही है, हमने कहा है कि हम लोगों को नौकरी में लगाएंगे और शुरुआत भी की। क्रिएशन और अपॉइंटमेंट में फर्क है। हमने ज्यादा पोस्ट क्रिएट नहीं किए, ठीक है, हमने 600-700 क्रिएट किए होंगे, लेकिन हमने उससे कहीं गुना ज्यादा पोस्ट भरे हैं। हमने 6,000, 6,500 के आसपास जो है पोस्टें भरी हैं।
और इस बार फिर मैं अपने बजट की तकरीर को दोहराता हूं, हमने कहा है कि इस साल हम लगभग 30,000 जो है पोस्ट भरने का काम करेंगे। इसके लिए नई क्रिएशन की जरूरत नहीं है, ये खाली पोस्ट हैं, हम इन खाली पोस्ट को भरने का काम करेंगे। अगर इसके साथ साथ कुछ नौजवान जो हैं आउटसोर्सिंग से भी लग जाते हैं, ये आउटसोर्सिंग हम अपने 1 लाख के नंबर से नहीं निकाल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ना वो 1 लाख में से अब आप ये 20,000 आउटसोर्सिंग निकाल दीजिए, वो बोनस के तौर पे मान लीजिए, क्योंकि ठीक है ना, हम उसको नौकरी नहीं मानते, लेकिन कम से कम कमा तो रहे हैं, कुछ तो वो ले रहे हैं, आउटसोर्सिंग ही सही, लेकिन कम से कम इज्जत की रोजी रोटी वो कमाने का उनका घर बार तो है, वो चल रहा है। तो मैं हाउस को और यहाँ ऑनरेबल एमएलएज को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो भी वैकेंसीज हैं एक ट्रांसपेरेंट, एक टाइम बाउंड मैनर के तहत इनको हम एक ठीक तरीके से फिल करने का काम करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है। मैं कितने लिस्टों का जिक्र यहाँ पे करूं स्पीकर साहब, आप भी जानते हैं, जहां रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हुआ, लिस्ट जारी की गई, कोई ना कोई अदालत में गया, लिस्ट स्क्रैप हुआ और उस दिन से लेके आज तक जो है उस लिस्ट को दोबारा भरने का काम नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता हूं कि और नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ इस तरह खिलवाड़ हो। तो जो हमने कमिट किया हुआ है वैकेंसीज को फिल करने का, वो हम जरूर जो है इस साल उसमें और तेजी लाएंगे। इसमें जो हमें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार ने बड़ी संख्या में नई वैकेंसी तो नहीं निकाली है, लेकिन जो वैकेंसी लंबे समय से खाली और बैकलॉग में है उन्हें भरने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने भर्ती प्रक्रिया को असरदार बनाने के लिए पहले से खाली पदों को भरने को प्राथमिकता दी है। जो पद लंबे समय से खाली हैं उन पर बड़े पैमाने पर काम किया गया है। मुख्यमंत्री ने आगे भरोसा दिलाया कि सरकार की रोजगार कैंपेन के तहत जल्द ही खाली पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे और युवाओं को रोजगार के नए मौके दिए जाएंगे। स्पीकर साहब, ये सही है, हमने कहा है कि हम लोगों को नौकरी में लगाएंगे और शुरुआत भी की। क्रिएशन और अपॉइंटमेंट में फर्क है। हमने ज्यादा पोस्ट क्रिएट नहीं किए, ठीक है, हमने 600-700 क्रिएट किए होंगे, लेकिन हमने उससे कहीं गुना ज्यादा पोस्ट भरे हैं। हमने 6,000 6,500 के आसपास जो है पोस्टें भरी हैं। और इस बार फिर मैं अपने बजट की तकरीर को दोहराता हूं, हमने कहा है कि इस साल हम लगभग 30,000 जो है पोस्ट भरने का काम करेंगे। इसके लिए नई क्रिएशन की जरूरत नहीं है, ये खाली पोस्ट हैं, हम इन खाली पोस्ट को भरने का काम करेंगे। अगर इसके साथ साथ कुछ नौजवान जो हैं आउटसोर्सिंग से भी लग जाते हैं, ये आउटसोर्सिंग हम अपने 1 लाख के नंबर से नहीं निकाल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ना वो 1 लाख में से अब आप ये 20,000 आउटसोर्सिंग निकाल दीजिए, वो बोनस के तौर पे मान लीजिए, क्योंकि ठीक है ना, हम उसको नौकरी नहीं मानते, लेकिन कम से कम कमा तो रहे हैं, कुछ तो वो ले रहे हैं, आउटसोर्सिंग ही सही, लेकिन कम से कम इज्जत की रोजी रोटी वो कमाने का उनका घर बार तो है, वो चल रहा है। तो मैं हाउस को और यहाँ ऑनरेबल एमएलएज को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो भी वैकेंसीज हैं एक ट्रांसपेरेंट, एक टाइम बाउंड मैनर के तहत इनको हम एक ठीक तरीके से फिल करने का काम करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है। मैं कितने लिस्टों का जिक्र यहाँ पे करूं स्पीकर साहब, आप भी जानते हैं, जहां रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हुआ, लिस्ट जारी की गई, कोई ना कोई अदालत में गया, लिस्ट स्क्रैप हुआ और उस दिन से लेके आज तक जो है उस लिस्ट को दोबारा भरने का काम नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता हूं कि और नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ इस तरह खिलवाड़ हो। तो जो हमने कमिट किया हुआ है वैकेंसीज को फिल करने का, वो हम जरूर जो है इस साल उसमें और तेजी लाएंगे। इसमें जो हमें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ मिलकर काम करना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया कि मुश्किल आर्थिक हालात के बावजूद सरकार का पावर सेक्टर को निजीकरण करने का कोई इरादा नहीं है और ऐसा कभी नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित को पहली प्राथमिकता दे रही है और बिजली जैसी बेसिक सेक्टर को यहां निजी हाथों में देने की जो फैसला है, आप देखिए किस तरह से होगा, लेकिन फैल रही खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। अब मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रशासन पावर सिस्टम को मजबूत करने, सेवाओं को बेहतर बनाने, उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कदम उठा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आर्थिक दबाव के बावजूद सरकार जनहित
पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखते हुए पावर सेक्टर को संतुलित करने की गंभीर कोशिशें कर रही है, ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिलने के साथ साथ ऊर्जा सप्लाई बेहतर हो सके। हटेंगे। तारिगामी साहब ने डिस्कॉम्स के प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात की। मुझे याद नहीं है किस ऑनरेबल मेंबर ने कट मोशन के तहत भी ये सवाल पूछा था। मैं तारिगामी साहब आपको और पूरे हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारा कोई इरादा नहीं है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज करने का। अभी वो सूरत ही नहीं है ना, अभी कॉर्पोरेटाइज किए हुए हफ्ता नहीं हुआ, इनको प्राइवेटाइज करने का तो अभी सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके हमें अकाउंटिंग ठीक करनी होगी, इनका बजटिंग ठीक करना होगा, इनका ग्रांट इन एड हमें बढ़ाना होगा ताकि इनकी माली हालत ठीक हो, वो हम कर लेंगे। प्राइवेटाइजेशन के बारे में आपको यकीन दिलाता हूं, हमने जरा सा भी इसके बारे में सोचा नहीं है। इस बीच में मुख्यमंत्री के भाषण से पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस बयान की कड़ी आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि डेली वेजर कर्मचारियों की समस्या का समाधान किया जाएगा और उन्हें बार बार धमकाने और विरोध करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री डेली वेजर्स को धमकाकर उनका भविष्य बर्बाद करने की बात कर रहे हैं, जबकि इन बच्चों का भविष्य भी उनसे जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी से भी बोलने की आजादी नहीं छीनी जा सकती है और मुख्यमंत्री ने डेली वेजर्स और दूसरे कर्मचारियों को डरा दिया ताकि वे अपनी आवाज ना उठा सके। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार ने आपको एसआरओ 520 दिया था, लेकिन उस पर कोई असरदार कार्रवाई नहीं की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा दी, लेकिन मौजूदा सरकार ने बेरोजगारी बढ़ा दी। देखा किसी व्यक्ति ने डेली वेजर्स को सीएम साहब धमका रहे कि प्यार से मांगो सब कुछ दूंगा, लेकिन अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो आपका मुस्तकबिल खराब होगा, मतलब आपका भविष्य खराब है। भविष्य अब उनका क्या है, कोई डेली वेजर 55 पे, कोई 60 पे, कोई 58 पे, उसका भविष्य अब उसके बच्चे, उसके बेटे, अब आप उनको भी खराब करने चले क्या? मुस्तकबिल वही है उनका, जो बच्चे बचे हैं उनकी, बाकी तो उनकी जिंदगी तबाह कर दी आपने। और आप जो एक अभिव्यक्ति की आजादी होती है, फ्रीडम का एक्सप्रेशन होता है, जिसे हम कहते हैं कि कोई भी मांग कर सकता है, डेमोक्रेसी है, सीएम है, पीएम है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा आज एक दिवसीय CME रिसर्च और एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विषयों पर क्लिनिकल पेपर प्रस्तुत किए गए और पोस्टर प्रेजेंटेशन की कई सत्र आयोजित किए गए, जिनमें युवा शोधकर्ताओं और छात्रों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इस अवसर पर मेडिकल रिसर्च के नवीन आयामों, शोध पद्धतियों और मरीजों की बेहतर देखभाल में अनुसंधान की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर विशाल टंडन ने की, जबकि GMC के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जो मैंडेट था वो ये था कि बच्चों की कॉन्फ्रेंस हो, बच्चों की CME प्रोग्राम्स हो, एजुकेशन एक्सचेंज हो बिटवीन ऑल द मेडिकल कॉलेजेस। जैसे कि आपने देखा, आज की बात अगर हम करें तो आज सभी जो इस डिवीज़न के मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो एम्स जम्मू की बात करूं, मैं एस्कॉम्स जम्मू की बात करूं, मैं आपके उधमपुर, डोडा, कठुआ मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं, रजौरी मेडिकल कॉलेज की बात करूं, यहाँ सभी से जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसका जो आज का जो मूल आधार है वो ये है कि बच्चे जो हैं रिसर्च के बारे में ओरिएंट हो, जाने कि रिसर्च है क्या। ये देखिए कि हम जब पढ़ते थे एज मेडिकल ग्रेजुएट, हमें कोई भी ये चीज़ बताने वाला कोई नहीं था कि रिसर्च क्या चीज़ है। हमें अब जाके जब हम फैकल्टी मेंबर बने तब हमें ज़रूरत महसूस हुई और पता चला कि शोध क्या है, रिसर्च क्या है। इनको ये रिसर्च के बारे में ज्ञात कराया जाएगा इस पूरे एक दिन में। इसके अलावा अगर आप उधर नज़र दौड़ाएं तो बच्चे अपने अपने जो रिसर्च प्रपोजल्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। 2.5 दिन का वेतन दोबारा बहाल करने की मांग को लेकर GMC और इसके सहयोगी अस्पतालों के अंदर भी आप देखिए पैरामेडिकल स्टाफ ने आज 2 घंटे की हड़ताल कर अपने गुस्से का इजहार किया। इन मुलाजिमों के मुताबिक सरकार ने पिछले महीने एक आदेश जारी किया जिसमें 2.5 दिन का वेतन बंद कर दिया गया।
और उनके साथ सरासर अन्याय हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मरीजों की सेवा में जुटे रहते हैं, लेकिन सरकार उनकी सेवाओं का संज्ञान लेने की बजाय उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। लेकिन लास्ट मंथ गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है और ये 2.5 दिन की सैलरी बंद कर दी। अगर गवर्नमेंट को ये हमारी सर्विसेज ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ऐसे जैसे गवर्नमेंट ऑफिस अदर ऑफिस के एम्प्लॉई आते हैं संडे और गजटेड को अपने घर में बैठते हैं, तो ये लोग भी बैठेंगे। क्योंकि हम यहाँ आते हैं, हमारी जो आउटसाइडर जो अभी पेशेंट आता है उनकी सेवा करते हैं, संडे को भी आते हैं अपना घर छोड़ के, गजटेड को भी आते हैं। जब भी कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जाती है, जैसे कोविड था, दिन रात इन लोगों ने काम किया, सब कैडर ने, ड्राइवर ने, क्लीनर, जो भी कैटेगरी जिनकी सैलरी बंद की है, तो इन्होंने कोविड में दिन रात नहीं देखा, अपने घर नहीं देखे, 2-2, 4-4 महीने के बाद घर जाते थे। लेकिन गवर्नमेंट को इस बात का एहसास नहीं है कि एम्प्लॉय की जो जेन्युइन डिमांड है, गवर्नमेंट ने ही वो ऑर्डर किया था, आज गवर्नमेंट कैंसिल कर रही है, पता नहीं वजह क्या है गवर्नमेंट की। ऐसा सब कम्युनिकेबल डिजीज़ों के लिए हम सब काम करते हैं, और उसके बाद वो 2.5 दिन की जो पे हमें मिलती है वो भी इन्होंने बंद कर दी। जबकि ये कोई लॉजिक नहीं है कि 2.5 दिन की पे बंद करें। 2.5 दिन की पे हम 4 संडे करते हैं, 3 छुट्टियां बीच में करते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त को हम ड्यूटी पे आते हैं। दिवाली, बैसाखी कोई दिन हम नहीं देखते। घर में शादी हो तो भी हमें छुट्टी नहीं मिलती, कहते जी नहीं ड्यूटी पे आओ। रात को भी हमें बुलाते हैं। तो इतनी ड्यूटी करने के बाद हमें 2.5 दिन की पे मिलती है। 2.5 दिन की पे से ये पूरा काम चला लेते हैं एक एम्प्लॉय का। तो अगर हमें ये 2.5 दिन की पे से निकालते हैं तो इनको कितने एम्प्लॉय रखने पड़े, कितनी शॉर्टेज है एम्प्लॉय की यहाँ डिपार्टमेंट में। हज़ारों की तादाद में शॉर्टेज है, MTS की, लैब की, फार्मासिस्ट की, सिस्टर की, हर डिपार्टमेंट में, रिकॉर्ड में, क्लर्क की, हर। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।